नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल EPM C1 पे। आज हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जानेंगे, समझेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय इतिहास के स्रोत टॉपिक की व्याख्या करने हम लोग चल रहे हैं। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त सामग्रियों का अध्ययन किया जाता है। यह दो प्रकार के हैं, धार्मिक साहित्य एवं लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य क्या है, ध्यान देंगे। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण तथा ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों की चर्चा की जा सकती है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं। इसके बाद है ब्राह्मणोत्तर साहित्य के अंतर्गत बौद्ध, जैन साहित्य से संबंधित रचनाओं का उल्लेख किया जाता है। वेद, तो वेदों के बारे में हम लोग जानेंगे। यह भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेद की संख्या 4 है। कुल वेदों की संख्या 4 है। इसमें ऋग्वेद, देखिए, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, चारों वेदों में सर्वाधिक प्राचीन ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल, 8 अष्टफल यानी कि अष्टक हो गए, ये 10,600 मंत्र एवं 1028 कहने का अर्थ हुआ 1028 सूक्त हैं। वेद के 9वें मंडल को सोम मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे सामवेद के बारे में। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इस वेद में 1549 ऋचाएँ हैं। इस वेद का मुख्यतः 3 शाखाएँ हैं, जैमिनीय, रामायणीय तथा कौथुम। अब हम लोग जानते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद, तो यजुर्वेद में क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस वेद में यज्ञ के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह एकमात्र ऐसा वेद है जो पद एवं गद दोनों रूपों में लिखा हुआ है। इस वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके बाद हम लोग जानेंगे चौथा वेद अथर्ववेद। इस वेद में सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में इसमें कुल 20 मंडल, 731 ऋचाएँ तथा 5987 मंत्र हैं। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। अब उपनिषद आता है। इसके बाद उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है समीप बैठना। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है। इसे वेदांत भी कहा जाता है। इसका कुल संख्या 108 है। कितने उपनिषद हैं? 108। सत्यमेव जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है। पुराण,
पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है। रामायण यह एक आदिकाल काव्य है। इसकी रचना संस्कृत भाषा में वाल्मीकि द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इसे 6000 श्लोक थे, यानी कि प्रारंभ में जो है इसमें कितने श्लोक थे? 6000, जो कालांतर में 24,000 हो गए। रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत इस महाकाव्य की रचना 4वीं शताब्दी के आसपास महर्षि व्यास द्वारा की गई थी। 4वीं शताब्दी। प्रारंभ में इसमें 8800 श्लोक थे, जिसे जय संहिता कहा जाता था। इसके कुछ साल बाद श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई और इसे भारत कहा जाने लगा। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख अश्वलापन गृह सूत्र से मिलता है। इसके बाद लौकिक साहित्य के बारे में अब हम लोग जानेंगे। लौकिक साहित्य, ध्यान दीजिएगा। लौकिक साहित्य अर्थशास्त्र, इसके रचयिता कौटिल्य यानी कि चाणक्य हैं। इसमें मौर्यकालीन इतिहास एवं शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक रचनाओं में से सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी है। राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित है। गागी संहिता पद्धति यद्यपि एक ज्योतिष ग्रंथ है। गागी संहिता जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है, तथापि इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। विदेशी पत्रियों के विवरण, विदेशी पत्रियों के विवरण में हम लोग जानते हैं, विदेशी पत्रियों के विवरण साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। विदेशियों के विवरण से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक अवस्था का पता चलता है। विदेशियों के विवरण को 3 भागों में बांटा गया है। यूनान और रोम के लेखकों का विवरण, चीनी यात्रियों का वृत्तांत, अरब यात्रियों का वृत्तांत। इसके बाद यूनान और रोम के लेखकों का विवरण। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस संबंधों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज, इसने इंडिका नामक अपने ग्रंथ में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। डाइमेकस, यह सीरियाई नरेश एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस, यह मिस्र नरेश टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फर का राजदूत था जो अशोक के दरबार में आया था। फिर टॉलमी, इसने 2री शताब्दी के आसपास भूगोल नामक ग्रंथ की रचना की थी। टॉलमी। इसके बाद प्लिनी के बारे में हम लोग जानते हैं। इसने नेचुरल हिस्टोरिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों इत्यादि का विवरण दिया गया है। चीनी यात्रियों के वृत्तांत। फाहियान, यह गुप्त नरेश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 375-415 के दरबार में भारत आया था। फाहियान ने अपने विवरण में मध्य देश के समाज एवं संस्कृति का वर्णन किया है, जिसमें मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं
समृद्ध बताया है। चीनी यात्री सुंगियुन 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां एकत्रित की। वेनसंग को ईवा नाट्यांश के नाम से भी जाना जाता है। यह हर्षवर्धन के समय सन 629 ईस्वी के आसपास भारत आया था। यह 16 वर्षों तक भारत में रहा। इत्सिंग यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अतिरिक्त अपने समय की भारतीय दशाओं का वर्णन किया है। अरब यात्रियों का वृत्तांत अल्बेरूनी जो है ना, अल्बेरूनी, इसका पूरा नाम अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल्बरूनी था। इसका जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म यानी खीवा में हुआ था। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। यह अरबी, फारसी एवं संस्कृत भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था। इसके बाद आता है नाम इब्न खुरदाव का। इब्न खुरदाव इसने 9वीं सदी के ग्रंथ किल्बुल मसालिक में भारतीय समाज तथा व्यापारिक मार्गों का विवरण दिया है। अलम सूदी इसने अपने ग्रंथ मुरुरज जहफ में तत्कालीन भारतीय समाज का सजीव चित्रण किया है। सुलेमान इसके विवरण से प्रतिहार एवं पाल राजाओं के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद है मीर मुहम्मद मासूम इसके तारीख ए हिंद से सिंध देश के इतिहास तथा मुहम्मद बिन कासिम की सफलताओं की जानकारी मिलती है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं: अभिलेख, मुद्रा एवं स्मारक। अभिलेख पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्राओं एवं ताम्रपत्रों पर खोदे जाते थे। अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें हित्ती नरेश सपली सपली लुल्यूमा तथा मित्री नरेश मतिवाजा के बीच संधि का उल्लेख है। बोगजकोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण, नसत्य के नाम मिलते हैं। भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडस के वेशनगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारत का उल्लेख कलिंग नरेश खाखेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होता है। हाथी गुफा अभिलेख है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। अब इसके बाद सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होता है।
सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 ईस्वी के एरन अभिलेख सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से प्राप्त होती है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। मुद्रा। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। साहित्यिक ग्रंथों में इन्हें करसापन, पुराण, धरन, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। आहत सिक्के अधिकांशतः चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई हैं। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। अरिकामेडु पुदुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्मारक के अंतर्गत प्राचीन इमारतें, मंदिर, मूर्तियाँ आदि आती हैं जिनमें विभिन्न युगों की सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिस्थितियों का बोध होता है। दक्षिण भारत स्थित अरिकमेडु नामक स्थल की खुदाई से रोमन सिक्के, बर्तन आदि प्राप्त हुए जिनसे ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में रोम तथा दक्षिण भारत के बीच घनिष्ठ संबंध का पता चलता है। मंदिरों में उत्तर भारत की निर्माण शैली को नगर, दक्षिण भारत की मंदिर शैली को द्रविड़ शैली तथा वेसर शैली में दोनों का मिश्रण है। तो आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोगों ने भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में जाना, समझा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि यह मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।